कराची के सरकारी अस्पतालों के बाहर शहरी इलाज के लिए परेशान हैं। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बाहर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से इलाज के लिए आए शहरी फुटपाथों पर मुकीम हैं। बर वक्त इलाज के दावे धरे के धरे रह गए। बात करेंगे सिविल अस्पताल के बाहर मरीजों के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर केरियो से। बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध के सरकारी अस्पतालों की जानिब से एक तरफ दावा किया जाता है कि मरीज़ों का इलाज बर वक्त होता है, तमाम तर सहूलियात मरीज़ों को मैसर की जाती हैं, अद्वियात फराम की जाती हैं, तमाम तर जो इलाज है वो मुफ्त किया जाता है, मरीज़ों को कोई किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो शहर कराची में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के बाहर जो मरीज़ हैं कई महीनों से कई दिनों से वो अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनका इलाज होगा। आज हम सिविल अस्पताल कराची के बाहर मौजूद हैं, जो कि ट्रामा सेंटर, SIUT और सिविल अस्पताल के बाहर कई हमें मरीज़ नज़र आएंगे। जैसे इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही कुछ मरीज़ मौजूद हैं जो कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर अपने इलाज के लिए आए। जैसे ये है एक मरीज़ हैं जिनका डायलिसिस हो रहा है, इस हालत में, इस गंदगी में अस्पतालों के बाहर पड़े रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, किस तरह से वो रहते हैं। ये एक डायलिसिस की मरीज़ है। उनके साथ जो आने वाले इनके लवाहिकीन हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि कहाँ से आए आप, कौन से शहर से आए, कितना टाइम हुआ है आपकी इस मरीज़ को, कितने दिन से आप यहाँ पे? 2 महीने का। अच्छा, 2 महीने नहीं आए थे पे आई। 2 महीने हो गए। तो क्या तारीख वगैरह देते, क्या मसला है, इलाज सही से हो रहा है नहीं हो रहा? बस तारीख को ॾेई छॾनि, बस सुभाणे 2 ॾींहं रखनि त असीं वरी उते पिया आहियूं झंग में, किचरे में, छा कंदासीं। अच्छा, इसी तरह एक और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो भी यहाँ पर गुज़श्ता 20 दिनों से यहाँ पर मौजूद है इलाज के लिए। आप बताइए क्या मसला है आपका, कौन से इलाज करवाना है आपको? आँखों का मसला है। आँखों का मसला है। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ इस सिविल अस्पताल के बाहर? 20 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या कहते, इलाज वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या कहते? नहीं हो रहा। अच्छा, तो कितनी तारीखें दे रहे हैं आपको? तारीख दे रहा हूँ, मतलब महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा। 2 महीने लगेंगे। अच्छा, देखिए जी, बिल्कुल ये वो शहरी हैं शहर कायद में, जो कि अपने इलाज के लिए सिविल अस्पताल कराची के बाहर कतारों में बैठे, जो 2 महीने से 20 दिनों से यहाँ पर इंतज़ार करें कि उनकी बारी कब आएगी, कब उनका इलाज होगा, ताकि वो यहाँ से सेहतियाब होकर अपने घरों से अपने घर जाए, अपने शहर में जाए, अपने इलाकों में जाए। हमारे साथ ऐसे ही मरीज मौजूद हैं जो एक गंदगी की सूरत हाल में इंतहाई, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो कई महीनों से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि इन पर भी अस्पतालों की जानिब से कोई तवज्जो दी जाएगी, इनकी बारी आए तो इनका भी कोई इलाज हो सके। जी। और दूध फरोश कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगे हैं। कमिश्नर कराची पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं कि मजलिस आमला के इजलास में 10 रुपए से 20 रुपए इजाफे का फैसला किया जा सकता है। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे। बताइएगा। भी दूध की कीमत में इजाफे के लिए कमिश्नर कराची पर दबाव डालने लगे हैं। क्या वजह है कि वो दूध की कीमत में इजाफा चाहते हैं? मेरे साथ वहीद गद्दी मौजूद है, उनसे जानते हैं। वही साहब, बताइएगा, आप भी दूध की कीमत में इजाफा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कितना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल हम इजाफा नहीं चाहते। हम कहते हैं मेरिट पर कमिश्नर साहब एक नया नोटिफिकेशन जारी करें। ये बाकायदा एक तहरीरी मुआहदा किया था कमिश्नर साहब ने, 31 दिसंबर तक पाबंद किया था। अब चूँकि वो 31 दिसंबर गुजर गई, जनवरी शुरू हो गई, जनवरी की आज 5 तारीख है, तो कमिश्नर साहब को चाहिए कि दोबारा एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करें, जिसके जो जायज़ मुतालबात हैं उसको माना जाए, अगर वो नाजायज़ हैं तो उसको मुस्तरद किया जाए। आप कह रहे हैं कि होलसेलर ने इजाफा कर दिया है? जी बिल्कुल, इस बारे में 13 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन हुआ था, जिसमें होलसेलर की जो रिटेलर को फराहमी थी 205 रुपये में थी, जिसमें कमिश्नर साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। होलसेलर बदस्तूर 215, 213, 214 में सप्लाई देता रहा, और अब 1 जनवरी से उन्होंने 3 से 5 रुपये इजाफे का इंदिया दिया है। वहीद गद्दी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि होलसेलर ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया है, कमिश्नर कराची के अहकाम तो उसकी वायलेशन की जा रही है। तो वो कहते हैं कि कमिश्नर कराची ने अगर रिटेलर के साथ और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के मामला हल ना किए तो रिटेलर भी दूध की कीमत में इजाफे करने का फिर उनको भी जवाब पैदा हो जाएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर। नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद के 10,000 मकीन परेशान। वाहिद कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी,
FC ایریا کے باسی 2 سال سے پانی اور سیوریج کے مسائل سے دوچار ہے. مزید بتائیں گے رضوان احمد. جی بالکل، ناظم آباد کے علاقے مجاہد کالونی سے اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک میگا جو ہے وہ آپریشن کا آغاز ہوا تھا 3 اکتوبر 2022 میں، جب انسداد تجاوزات کی کارروائی سپریم کورٹ کے ان احکامات کی روشنی میں کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کراچی کے ماسٹر پلان کو جو ہے وہ بتدریج بحال کیا جائے. اسی سلسلے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ راشد منہاس روڈ سے لے کے نواب صدیق علی خان روڈ تک 150 فٹ چوڑے سڑک کی تعمیر جو ہے اس کے سلسلے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا تھا. تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. تقریباً 800 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ وہ مکانات گرائے گئے تھے. 69 کے قریب جو مکانات ہیں ان کے مکین عدالت گئے تھے، اور عدالت میں جانے کے بعد ان کا جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو لیز پیش کی تو پتہ چلا کہ صرف 2 کے پاس لیز ہے، جس کے بعد عدالت نے ان مکانات کو گرانے کا حکم دے دیا. ایک مرتبہ پھر یہ آپریشن کا آغاز ہوا ہے، لیکن 2 برس جو ہے التوا کا شکار رہا. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ 2 برس میں یہاں کے جو بقایا رہ جانے والے مکین تھے وہ شدید پریشان دکھائی دیے. میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ مناظر ہیں ان ساری انکروچمنٹ ڈرائیو کے اور اس کے بعد کی باقیات کے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی مقامات پر جو ہے سیوریج کی، پانی کی اور دیگر جو زیر زمین انفراسٹرکچر ہوتا ہے ان کی لائنیں تباہ ہوئیں. ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کیا پریشانی ہے یہاں پہ لوگوں کو؟ کتنے لوگ ڈسٹرب ہیں یہاں؟ تقریباً واحد کالونی سے لے کے مجاہد کالونی اور یہ سادنا تقریباً 3-4 ہزار گھر ہیں جو اس وقت بہت پریشانی کے اندر ہیں. جو توڑ دیے، تباہ کر دیے، ان کے رونے تو بیچارے اپنا بھگت ہی رہے. جو بچ گئے ان کو بھی کسی بڑی لائن بھی، کوئی بڑی لائن بھی ادھر ٹوٹی ہے؟ یہ یہاں سے پوری یہ فل بڑی والی لائن آ رہی ہے، یہ اس کا یہ ٹوٹی ہوئی ہے پورا، یہاں تک یہ بھر جاتا ہے. گٹر کا پانی بھی اسی میں آ رہا ہے. پھر 10 دن 1 ہفتے پانی نہیں آ رہا ہے. لوگ پتہ نہیں کہاں سے خرید. انتظامیہ کے KDA والے یہاں پر آتے ہیں تو ان سے کیا بات ہوتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کب صحیح ہوگا؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ 2-4 دن میں ہو جائے گا. اور کچھ لوگ کچھ علاقوں سے آتے ہیں جن کے اپنے کچھ پاورز وغیرہ ہیں، وہ اپنے حساب سے توڑتے ہیں، بنا بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور واٹر بورڈ والے وہ تو یہاں اس طرف نظر ڈالتے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ جب سے کام کا آغاز ہوا ہے لوگوں کو پریشانی جو ہے اس کا ازالہ کتنا ہوا ہے اور پریشانی ہے کیا؟ بھائی پریشانی تو بڑھ گئی ہے اس کے بعد. جب سے یہ کام شروع ہوا ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا سامنے کا ایریا ہے پنجاب کالونی کا، وہاں پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آئے دن پریشانی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے جب آپریشن کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے تو ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن پہ بھی توجہ دی جائے، کیونکہ جو مکانات گرائے گئے یا مزید گرائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو آبادی یہاں بچتی ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے. آمد و رفت معطل ہے، پینے کا پانی ان کو دستیاب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر مسائل بھی جنم لے رہے ہیں. فوری طور پہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی بحالی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں. جی. سوئی سدرن گیس کی نااہلی. بھیمپورہ میں 2 سال سے گیس غائب ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گیس پائپ لائن بوسیدہ ہو گئی ہے، اس لیے گیس نہیں آتی. مزید جانیں گے وسیم افتخار سے، بتائیے گا. جی اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا بھیمپورہ ور والی کمپاؤنڈ میں موجود ہوں، اور یہاں پر کوئی عالیشان گھر تو نہیں ہے، کچے پکے مکانات ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ گیس کے میٹر بھی موجود ہیں اور گیس کی پائپ لائنیں بھی موجود ہیں. لیکن یہ پائپ لائنیں جو ہیں وہ زنگ آلود ہیں. لیکن یہ اس چیز کا پتہ دیتی ہیں کہ اس علاقے میں سوئی سدرن کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے گیس کے حوالے سے تو وہ تو موجود ہے، لیکن ان پائپ لائنوں میں اور ان گیس میٹروں میں گیس نہیں آتی ہے. کتنی مشکلات پیش آتی ہیں بالخصوص خواتین جو کہ کچن کے امور سر انجام دیتی ہیں. یہ بتائیں کہ کب سے گیس اس علاقے میں نہیں آ رہی، کتنی پریشانی ہے؟ ہمارے یہاں 1.5-2 سال سے گیس بالکل نہیں آ رہی ہے. ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے. بھائی آپ کچھ مدد کریں، ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ ہماری مدد کریں. ہماری لائنیں بھی خراب ہو چکی ہیں تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں، دیر بڑھاتے ہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس گیس کا بالکل نہیں ہے. کوئی ہماری سنتا نہیں ہے بالکل. بل بھی اتنے سارے آتے ہیں، آپ دیکھو چیک کریں ہمارے بل کتنے آتے ہیں. ہم غریب لوگ کہاں سے بھریں، کہاں سے کیا کریں، کھائیں بچوں کو کھلائیں یا ہم بل بھریں، کیا کریں ہم؟ آپ بتاؤ. صحیح ہے نا بھائی، اتنا 1500 روپے بل آتے کہاں سے بھرے؟ کرایہ دار ہے ہم لوگ بھی، کہاں سے بھرے ہم لوگ بھائی؟
इतना बिल आता है और गैस तो आता नहीं है, 2 साल हो गए गैस नहीं आता। कैसे घर किचन विचन में खाना वगैरह बनाती हैं? सिलेंडर बना भराते हैं भाई, फिर क्या करे, खाना तो चाहिए ना, खाने के बगैर क्या चलता है। ना बच्चों को रोटी तो चाहिए होगी ना, सिलेंडर भराते हैं भाई। हाँ देखो, इसलिए परेशान हो गए, बोली परेशान हो गए, क्या करें। बिल्कुल, ये है खवातीन जिनका कहना है कि भारी भरकम गैस के बिल भी आ रहे हैं और 1.5-2 साल से गैस की जो संगीन जो सूरत-ए-हाल है, यहाँ पे जो मसाइल हैं उसका सामना भी करना पड़ रहा है। और अलमिया ये है कि गैस की आंख मचोली के बावजूद घर का चूल्हा जलाने के लिए यानी कि इनको एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी मद में भी इनके अखराजात बढ़ गए हैं। यानी कि गैस का बिल भी बाकायदगी से अदायगी की जाती है, गैस का सिलेंडर भी इस्तेमाल किया जाता है। और गैस के हवाले से बात करें तो फ़ी किलो एलपीजी गैस 290 रुपये किलो से लेकर 300 रुपये किलो तक पर दस्तियाब है। यानी कि ये इजाफी खर्चा जो है वो इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर ना सिर्फ गैस की फराहमी को बिलातातुल यकीनी बनाया जाए बल्कि इनके तमाम तर जो गैस के हवाले से मसाइल हैं उनको हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों का होटल्स के नाश्ते से दिन का आगाज। महमूदाबाद की फूड स्ट्रीट पर भी शहरियों का रश लग गया। किसी ने गर्मा गर्म पाए और नान चने खाए तो कोई हलवा पूरी और पराठों पर हाथ साफ करता रहा। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक अपनी रिपोर्ट। शहर कायद में छुट्टी के रोज शहरियों की बाहर से नाश्ता करने की रिवायत बरकरार। रोशनियों के शहर के बासियों ने आज भी बड़ी तादाद में महमूदाबाद फूड स्ट्रीट का रुख किया। शहरी हलवा पूरी, पराठों, चनों, पाए से लुफ्त अंदोज होते रहे। कराची के बासी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ नाश्ता करते हुए दिखाई दिए। शहरियों ने न सिर्फ नाश्ता ऑर्डर किया बल्कि पैक करवा के घर वालों के लिए भी ले जाते रहे। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के दिन बाहर नाश्ता करने का अलग ही मजा है। फैमिली के साथ पाए का नाश्ता करने के लिए आए हैं। माशाल्लाह हलवा पूरी हमारा कराची का फेवरेट है, कराची वालों का सबसे ज़्यादा। जैसे लाहौर वालों का होता है पाया, हमारा कराची वालों का हलवा पूरी होता है। हाँ, और दूसरा परेशानी है थोड़ी सी कि गैस नहीं है, ये हमारी मजबूरी है गैस की वजह से। अगर ये गैस हो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम घर पे ही हम बना के खा सकते हैं, मगर इशू है गैस का। बस यहाँ पे वो हलवा पूरी होती है, चिकन की कचौरी होती है, बीफ की कचौरी होती है। छुट्टी का दिन होता है इतवार का, फैमिली आती है अपने बच्चों को लेकर, स्कूल की भी छुट्टी होती है, एंजॉय करने आते हैं। दुकानदारों का कहना था कि रात से ही नाश्ते के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। छुट्टी के दिन ज्यादा रश होता है। इतवार वाले दिन माशाल्लाह बहुत रश होता है, लोग फैमिलियों के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे पास जो स्पेशल होता है वो खस्ता कचौरी होती है, उसके बाद बीफ पराठा, चिकन कचौरी, हलवा पूड़ी। शहरी बाहर नाश्ते के जरिए न सिर्फ अपने पसंदीदा खाने खाते हैं बल्कि अपने खानदान और दोस्तों के साथ खुशगवार माहौल में मौसम को भी एंजॉय करते हैं। कैमरामैन ताबिश के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। वीकेंड बाजार आवाम के लिए सहूलत का जरिया बन गए। शहरी कहते हैं कि ज़रूरी अशिया, खाने पीने का सामान, कपड़े मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं क्लिफ्टन के वीकेंड बाज़ार पर, जहां पे लोग इतवार का इंतज़ार करते हैं कि हाँ इतवार का दिन होगा, हम घर का सामान लेने के लिए जाएंगे इतवार बाज़ारों में। इसी तरीके से ये वीकेंड बाज़ार है जो हफ्ते को भी लगता है और इतवार को भी लगता है। यहाँ पर क्या कीमतें हैं, क्या ये आवाम दोस्त बाज़ार है या फिर ये बाज़ार भी राहत और सुकून का बायस नहीं है आवाम के लिए। यहाँ के जो ख़रीदार आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, उन्हीं से हम जानते हैं। आप हमें बताएँ कि यहाँ के जो मार्केट के रेट्स हैं, इस बाज़ार के जो रेट्स हैं, जो लोकल मार्केट्स हैं, इन दोनों में कितना फ़र्क है? कुछ चीज़ों में रेट मुनासिब हैं, कुछ में वेरी हाई फाई। यहाँ बार्गेन करना पड़ता है, बगैर बार्गेन करके आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको 2000 की चीज़ बताते हैं वो 1000 की भी मिल जाती है। तो थोड़ा सा अगर आप में बार्गेन का हौसला है तो बिस्मिल्लाह। यानी कि बाहर मार्केट्स के निस्बत यहाँ के रेट्स में फ़र्क होता है। ये इम्पोर्टेड आइटम है वो निस्बतन बेहतर रेट में है। बेहतर होता है। आप बताएं कि आप भी आती होंगी, जाहिर सी बात है, ख़वातीन के कपड़े ख़रीदने, ज्वेलरी ख़रीदनी है, चप्पल ख़रीदने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोकल मार्केट्स में भी आपने शॉपिंग की होगी, तो कितना डिफरेंस है? अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पे। मकसद ये है कि बार्गेनिंग, वही बात कि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तब जाके काम होता है, वरना तो अगर जो बेचारा कोई वैसा सीधा साधा आदमी आता है वो तो बेचारा लुट के ही चला जाएगा। मैं तो ये कहूँगी सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बार्गेनिंग नहीं करनी आती तो हम तो बार्गेनिंग अच्छी खासी कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे भी देते हैं दुकानदार जो देते हैं। यानी कि ये बाज़ार आपकी निस्बतन आवाम दोस्त बाज़ार कहा जा सकता है। कह सकते हैं इसको।
लेकिन वही बात जिसके अंदर हौसला है बार्गेनिंग करने का। बिल्कुल, अगर आपने इस बाज़ार में आना है तो आपने बार्गेनिंग सीख कर आनी पड़ेगी कि आप बार्गेनिंग करो, आ सकते हैं। यहाँ के जो ख़रीदार हैं उनका यही कहना था कि ये आवाम दोस्त बाज़ार है, लोकल मार्केट्स की निस्बत इस मार्केट्स के अंदर जो वीकेंड बाज़ार है रेट में काफ़ी डिफरेंस है। जी, छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया। बच्चे और बड़े मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि समंदर बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। मज़ीद जानेंगे सैयदा समरीन राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, आज जैसे इतवार का रोज़ है तो साहिल समंदर पर लोगों की आमद जारी है। लोग जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज के दिन निकलते हैं क्योंकि पूरा हफ्ता जॉब पे जो लोग जाते हैं, ऑफिस वगैरह का प्रेशर जितना होता है, आज जो छुट्टी का रोज़ उनको एक मिलता है तो तफरी का मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और समंदर की तरफ आते हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ फैमिली के लोग मौजूद हैं, आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कौन से इलाके से आए हैं? सारा हफ्ता मेहनत करने के बाद एक दिन मिलता है तमाम थकन उतारने का, तो कैसा लगा सी व्यू का? बेसिकली मैं हम आज़ाद जम्मू कश्मीर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए कराची के अंदर सरवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हमारे लिए गुड लक ये है कि ये बीच बने हुए कराची के अंदर साहिल समंदर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर साहिल समंदर एक वाहिद कराची है मेरे ख़्याल से, और बलूचिस्तान है जहाँ पे टच कर रहा है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम 22 साल से यहाँ रह रहे हैं और इसी वजह से हमें ये जगह पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कि अब बात सवाल इस जगह का है तो ये बहुत बेस्ट जगह है, बेहतरीन जगह है। कुछ चंद छोटी मोटी बातें हैं, अगर हुकूमत उसके ऊपर गौर करे, जैसे कि कचरा हो गया, इस जगह में आलूदगी बहुत है। हालांकि साफ़ होना चाहिए साले समंदर, और जैसे कि अब ये कराची के साथ अटैच है तो कराची वालों को सहूलत है, जाहिर सी बात है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अच्छा, सर्दियों के हवाले से बताएं कि सर्दियों में यहाँ पे आके कैसा लगता है? सर्दियों में वैसे अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। नंबर 1 ये कि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा ठंडी आती है रेदर देन आप सिटी के अंदर है। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जो फैमिली आई हुई है, मैंने उनसे बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ पे वो अक्सर एंजॉय करने आते रहते हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ हैं तो घर से बाहर निकलने का मौका चाहिए होता है और साहिल समंदर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आके इंसान रिफ़्रेश हो जाता है और एक दिमाग जो है वो ताज़ा दम हो जाता है। और जो यहाँ पे फैमिली, जिनका यही कहना है कि कश्मीर साइड से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ का और यहाँ का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, मगर यहाँ पे आके भी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कि अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की जानिब एक और कदम। जियाले वज़ीर आला ने रेस्क्यू 1122 हाईवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। अदालती कार्रवाइयों के बायस अफसरान के तकर्रियों में ताख़ीर का शिकवा। बोले 2 माह से जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री का मामला लटका हुआ है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। सिंध में रेस्क्यू 1122 का दायरा मजीद वसी होने लगा। वजीर आला ने हाईवे सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में रेस्क्यू अमले ने मुराद अली शाह को सलामी भी दी। तकरीब से खिताब में वजीर आला ने कहा कि रेस्क्यू 1122 के 16 नए सेंटर शुरू हो गए। 13 अजला में ऑपरेशन हो रहा है। रेस्क्यू को मजीद 13 अजला तक तौसी दे रहे हैं। तो 16 सेंटर्स बने हैं और मुझे भी मिनिस्टर साहब ने बताया कि प्रोग्राम इसको मजीद एक्सपेंड करने का है। ख़ास तौर पे हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, साहिली पट्टी जो है, उसमें हम शुरू कर रहे हैं और उसका प्रोग्राम मिनिस्टर साहब ने बनाया है कि वहाँ पे जो वाटर से रेस्क्यू है उसकी भी सहूलियात दी जाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि अदालती कार्रवाइयों के बाद अफसरान के तकर्रियों में ताख़ीर हो रही है। 2 माह से जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री का मामला लटका हुआ है। जिना अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। तो आज तो मैंने कहा है जी, मैंने तो बल्कि आपने कहना तो कह दें, मैंने कहा है भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूँगा, कंटेम्प्ट मैं करूँगा, आप कहें मुझे आके सजा दें। तकरीब से सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, मखदूम महबूब जमा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने महकमा मनसूबा बंदी और तरक्की की तरफ से रेस्क्यू 1122 की चाबी महकमा बहाली के हवाले की। इंटरवोट के नताज पर MQM पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने बदउनवानी और बदहुक्मरानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। कराची के तालीमी बोर्ड्स को तबाह करने का फैसला कर लिया गया है। तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल जानबूझकर
दाव पर लगाया जा रहा है। शुएब मुख्तार। इंटर बोर्ड के नताइज में कामयाबी के तनासब में नुमाया कमी। MQM पाकिस्तान ने सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। बहादुराबाद मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार बोले, जिस तरह बगदाद के तालीमी इदारों को तबाह किया गया था, सिंध हुकूमत भी कराची के तालीमी निज़ाम को नुकसान पहुँचा रही है। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत से लड़ रहे हैं मगर उनके अपने घर की हालत खराब है। कि जब बगदाद पर कब्जा हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के कुतुब खाने और वहाँ की दर्स गाहों को खुल्लम खुल्ला नजर आतिश कर दिया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहूँगा कि भाई खुदा के लिए बड़े दावे कर रहे हैं, आप वफाक से लड़ रहे हैं, पंजाब से मुकाबले की बात कर रहे हैं, आपका अपना घर बुरी तरह से मैस में है। फारूक सत्तार ने इंटर बोर्ड के नताइज में कराची के तलबा और तालिबात के साथ ज्यादती होने का दावा किया। कहा, प्री मेडिकल ग्रुप में सिर्फ 33% तलबा कामयाब हुए, जबकि अंदरूनी सिंध के तलबा को जबरदस्ती A1 ग्रेड दिए जा रहे हैं। कराची के प्री मेडिकल के 33% तलबा और तालिबात पास हुए, यानी 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। और उन बच्चों को जिनको ज़बरदस्ती A1 ग्रेड दिए गए, मुझे उनके मुस्तकबिल की भी कि वो दुनिया में क्या करेंगे लाड़काना के बोर्ड से अगर A1 ग्रेड हासिल करने वालों, हमारा प्री मेडिकल 33% और प्री इंजीनियरिंग 29%। फारूक सत्तार ने स्क्रूटनी और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को कमाई का जरिया करार दिया। उनका कहना था कि सिंध तालीमी मैदान में पंजाब और KPK से पीछे है। खदशा है कि बलूचिस्तान भी सिंध को पीछे छोड़ देगा।